ध्रुव झा। आज का टॉपिक है गंगा नदी। गंगा नदी को इसलिए आज का टॉपिक बनाए हैं क्योंकि हिंदू धर्म में गंगा नदी को पवित्र माना गया। ऐसा क्यों, चलिए सुनते हैं। गंगा नदी उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप के मैदानों की महान नदी है। हालांकि आधिकारिक तौर पर और साथ ही हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में इसे गंगा कहा जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे इसके पारंपरिक नाम गंगा से जाना जाता है। अनादिकाल से यह हिंदू धर्म की पवित्र नदी रही है। अपने अधिकांश मार्ग के लिए यह एक चौड़ी और धीमी धारा है जो दुनिया के सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक से होकर बढ़ती है। इसके महत्व के बावजूद इसकी लंबाई 1560 मील यानी 2510 किलोमीटर, जो कि एशिया या दुनिया की अन्य महान नदियों की तुलना में अपेक्षाकृत कम है। हिमालय से निकलकर बंगाल खाड़ी में गिरने वाली यह नदी भारत के 1/4 भूभाग को जल से भरती है और इसका बेसिन करोड़ों लोगों का भरण पोषण करता है। सिंधु गंगा का मैदान जिसके पार यह नदी बहती है उसे हिंदुस्तान के नाम से जाने वाले क्षेत्र का हृदय स्थल है और 3री शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक के मौर्य साम्राज्य से लेकर 16वीं शताब्दी में स्थापित मुगल साम्राज्य तक क्रमिक सभ्यताओं का उद्गम स्थल रहा है। गंगा नदी अपने अधिकांश मार्ग में भारतीय क्षेत्र से होकर बहती है। हालांकि बंगाल क्षेत्र में इसका बड़ा डेल्टा, जिसे आप ब्रह्मपुत्र नदी के साथ साझा करती है, ज़्यादातर बांग्लादेश में स्थित है। नदी के प्रवाह की सामान्य दिशा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर है। इसके डेल्टा में प्रवाह जो है वो आमतौर पर दक्षिण की ओर होता है। बात करें इसकी प्राकृतिक भौतिक विशेषताएं की, इसके अंतर्गत गंगा नदी जो है वो चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र के साथ भारतीय सीमा के दक्षिण महान हिमालय में निकलती है। इसकी 5 मुख्य धाराएं हैं: भागीरथी, अलकनंदा, मंदाकिनी, धौलीगंगा और पिंडर। सभी उत्तरी उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी क्षेत्र में उगते हैं। इनमें से 2 मुख्य धाराएं, अलकनंदा जो दोनों में से लंबी है, जो नंदा देवी के हिमालयी शिखर से लगभग 30 मील उत्तर में निकलती है, और भागीरथी जो हिमालय के ग्लेशियर के आधार पर एक उप हिमनद यानी पिघले पानी की गुफा में समुद्र तल से लगभग 10,000 फीट ऊपर निकलती है, जिसे पिंडर के नाम से जाना जाता है। गंगोत्री अपने आप में हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए एक पवित्र स्थान है। उतना ही नहीं, हालांकि गंगा का असली स्रोत यही माना जाता है। गौमुख गंगोत्री से लगभग 13 मील दक्षिण पूर्व में है। अलकनंदा और भागीरथी नदियां देवप्रयाग में मिलकर गंगा के नाम से जाने जाने वाली मुख्य धारा बनाती है, जो सिंधु गंगा के मैदान के उत्तरी किनारे पर शिवालिक पर्वतमाला, जिसको बाहरी हिमालय बोलते हैं, उससे दक्षिण पश्चिम दिशा में करती हुई ऋषिकेश के पहाड़ों से निकलती है। फिर यह हरिद्वार में मैदान में बहती है, जो हिंदुओं द्वारा पवित्र माना जाने वाला एक और स्थान है। गंगा का जल स्तर काफी बढ़ जाता है क्योंकि इसमें अधिक सहायक नदियां मिलती है और यह अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में प्रवेश करती है और यह प्रवाह में मौसमी बदलाव दिखाती है। अप्रैल से जून तक हिमालय की पिघलती बर्फ नदी को पोषण देती है और बरसात के मौसम में जुलाई से सितंबर तक बारिश वाले मानसून बाढ़ का कारण बनते हैं। सर्दियों के दौरान नदी का प्रवाह कम हो जाता है। हरिद्वार के दक्षिण में, जो अब उत्तर प्रदेश राज्य में है, नदी को अपनी 2 प्रमुख दाहिनी तटवर्ती सहायक नदियां मिलती है: यमुना नदी जो दिल्ली राजधानी क्षेत्र से होकर बहती है, और फिर प्रयागराज जो इलाहाबाद के पास गंगा में मिलने से पहले दक्षिण पूर्वी दिशा में बहने वाले नदी के समानांतर बहती है, और टोंस जो मध्य प्रदेश राज्य में विंध्य पर्वतमाला से उत्तर की ओर बहती है और प्रयागराज के ठीक नीचे गंगा में मिलती है। उत्तर प्रदेश में मुख्य बाई तटवर्ती सहायक नदियां में रामगंगा, गोमती और घाघरा आदि शामिल हैं। गंगा नदी इसके बाद बिहार राज्य में प्रवेश करती है, जहां उत्तर में नेपाल के हिमालयी क्षेत्र से इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं गंडक, बूढ़ी, घुघरी, कोसी नदियां। इसकी सबसे महत्वपूर्ण दक्षिण नदी है सोन नदी। नदी दक्षिण में राजमहल पहाड़ियों को घेरती हुई दक्षिण पूर्व में मध्य पश्चिम बंगाल राज्य के फरक्का तक बहती है, जो डेल्टा के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिम बंगाल भारत का आखिरी राज्य है जहां गंगा नदी प्रवेश करती है, और बांग्लादेश में बहने के बाद महानंदा नदी उत्तर से इसमें मिलती है। भारत के पश्चिम बंगाल में, साथ ही बांग्लादेश में
गंगा को स्थानीय रूप से पद्मा बोला जाता है। डेल्टा की सबसे पश्चिमी सहायक नदियां भागीरथी है, हुगली नदियां जिसके पूर्वी तट पर कोलकाता का विशाल महासागर बसा है। हुगली में पश्चिम से बहने वाली दोनों सहायक नदियां दामोदर और रूपनारायण मिलती है। जैसे ही गंगा पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करती है, कई सहायक नदियां दक्षिण की ओर नदी के विशाल डेल्टा में विभक्त हो जाती है। बांग्लादेश में गंगा में विशाल ब्रह्मपुत्र, जिसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, वो मिलती है और बांग्लादेश में यमुना नदी ग्वालुंडो घाट के पास मिलती है। संयुक्त धारा जिसे पद्मा बोला जाता है, गंगा नदी से मिल जाती है। चांदपुर के ऊपर मेघना नदी, फिर पानी जो है वो डेल्टा की क्षेत्र से जो है होकर असंख्य चैनलों के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में बहता है, जिनमें से सबसे बड़ा मेघना मुहाना के रूप में जाना जाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र प्रणाली में दुनिया की नदियों का तीसरा सबसे बड़ा औसत निर्वहन है, जो लगभग 30,770 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड है। अकेले गंगा द्वारा लगभग 11,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड की आपूर्ति की जाती है। नदियों का संयुक्त निलंबित तलछट भार लगभग 1.84 बिलियन टन प्रति वर्ष है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बात करें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की, तो ढाका में धनेश्वरी की एक सहायक नदी बूढ़ी गंगा, जो पुरानी गंगा पर स्थित है। हुगली और मेघना के अलावा गंगा जो है वो डेल्टा बनाने वाली अन्य सहायक नदियां पश्चिम बंगाल में जलांगी नदी और बांग्लादेश में माता भंगा, भैरव, कबाड़क, गरई, मधुमती और अरियल खान नदियां हैं। गंगा तथा इसकी सहायक नदियां और वितरिकाएं समुद्र तल से 1000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। डेल्टा क्षेत्र इस तरह के परिवर्तन तुलनात्मक रूप से हाल के समय में हुए हैं, खासकर 1750 के बाद से। 1785 में ब्रह्मपुत्र मैमनसिंह शहर से होकर बहती थी। अब यह गंगा में मिलने से पहले 40 मील से अधिक पश्चिम में बहती है। डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों से तलछट जमा का समुद्र की ओर विस्तार तट के साथ लगभग 220 मील है और लगभग 23,000 वर्ग मील के क्षेत्र को कवर करता है। यह जो है मिट्टी, रेत और माल के बार बार होने वाले परिवर्तनों से बना है, जिसमें पीट, लिग्नाइट और उन परतों की पुनरावृत्ति होती है जो कभी जंगल हुआ करते थे। उसके बाद डेल्टा के नए जमाव, जिन्हें हिंदी और उर्दू के रूप में जाना जाता है, उसे कहते हैं खादा, वर्तमान चैनलों के आसपास स्वाभाविक रूप से पाए जाते हैं। डेल्टा के विकास में ज्वारीय प्रक्रियाओं का प्रभुत्व है। गंगा जो है वो डेल्टा की दक्षिणी सतह का निर्माण भारी मात्रा में तलछट के तेजी से और तुलनात्मक रूप से हाल ही में जमा होने से हुआ है। पूर्व में डेल्टा के समुद्र की ओर का हिस्सा जो है वो नई भूमि के निर्माण से तेजी से बदल रहा है, जिसके रूप में 4 और नए रूप जाने जाते हैं। हालांकि डेल्टा की पश्चिमी तटरेखा 18वीं शताब्दी से व्यवहारिक रूप से अपरिवर्तित बनी हुई है। पश्चिमी बंगाल क्षेत्र की नदियां धीमी हैं, उनमें से बहुत कम पानी समुद्र में जाता है। बांग्लादेशी डेल्टा क्षेत्र में नदियां चौड़ी और सक्रिय हैं, जिनमें भरपूर पानी है और असंख्य खादियों द्वारा जुड़ी हुई हैं। बारिश के दौरान क्षेत्र का बड़ा हिस्सा 3 या उससे अधिक फीट की गहराई तक जलमग्न हो जाता है, जिससे कृत्रिम रूप से ऊंची भूमि पर बने गांव और घर जो है वो बाढ़ के पानी से अलग हो जाते हैं। उस मौसम में बस्तियों के बीच संचार जो है केवल नाव से ही किया जाता है। डेल्टा के समूचे समुद्र की ओर ज्वारीय मैंग्रोव वनों की दलदली भूमि का एक विशाल विस्तार है। इस क्षेत्र को डेल्टा कहा जाता है। सुंदरवन को संरक्षण उद्देश्यों के लिए भारत और बांग्लादेश द्वारा संरक्षित किया गया है। सुंदरवन के प्रत्येक देश के हिस्से को एक राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यूनेस्को यह विश्व धरोहर स्थल है। भारत ने 1987 में और बांग्लादेश ने 1997 में डेल्टा के कुछ हिस्सों में पीट की परतें पाई जाती है, जो वनस्पतियों और चावल के पौधों के अवशेषों से बनी होती है। कई प्राकृतिक अवसादों में, जिन्हें बिल्स के रूप में जाना जाता है, पीट जो अभी भी बनने की प्रक्रिया में है, स्थानीय किसानों द्वारा उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किया गया है और इसे सुखाकर घरेलू और औद्योगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया गया है। गंगा बेसिन लगभग 4,19,300 वर्ग मील में फैला हुआ है और इसमें उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है। पानी की आपूर्ति आंशिक रूप से जुलाई से अक्टूबर तक दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाओं द्वारा लाई गई बारिश पर और साथ ही
अप्रैल से जून तक गर्म मौसम में हिमालय की पिघलती बर्फ से होने वाले प्रवाह पर निर्भर करती है। नदी बेसिन में वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं के साथ होती है, लेकिन यह जून और अक्टूबर के बीच बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के साथ भी आती है। दिसंबर और जनवरी में केवल थोड़ी मात्रा में वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा बेसिन के पश्चिमी छोर पर 30 इंच से लेकर पूर्वी छोर पर 90 इंच तक होती है। उतना ही नहीं, डेल्टा क्षेत्र में मानसून के मौसम की शुरुआत से पहले मार्च से मई तक और इसके अंत में सितंबर से अक्टूबर तक मजबूत चक्रवाती तूफान आते हैं। इनमें से कुछ तूफानों के कारण बहुत अधिक जान माल का नुकसान होता है और घर, फसलें, पशु, धन इत्यादि नष्ट हो जाते हैं। ऐसा ही एक तूफान जो चूंकि गंगा के मैदान की पूरी सतह पर राहत में बहुत कम भिन्नता है, इसीलिए नदी के प्रवाह की दर धीमी है। दिल्ली में यमुना नदी और बंगाल की खाड़ी के बीच लगभग 1000 मील की दूरी पर ऊंचाई केवल 700 फीट कम होती है। कुल मिलाकर गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान 3 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैले हुए हैं। मैदान का जलोढ़ आवरण जो कुछ स्थानों पर 6000 फीट से अधिक मोटा है, संभवतः 10,000 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है। गंगा यमुना क्षेत्र कभी घने जंगलों से भरा हुआ था। ऐतिहासिक लेखन से पता चलता है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में जंगली हाथियों, भैंसों, बाइसन, गैंडों, शेरों और बाघों का शिकार किया जाता था। गंगा बेसिन से अधिकांश मूल प्राकृतिक वनस्पति गायब हो गई है और भूमि अब लगातार बढ़ती आबादी की जरूरत को पूरा करने के लिए गहन रूप से खेती की जाती है। हिरन, सुअर और जंगली बिल्लियों और कुछ भेड़ियों, सियार और लोमड़ियों को छोड़कर बड़े जंगली जानवर बहुत कम हैं। डेल्टा के केवल सुंदरवन क्षेत्र में कुछ जो है बंगाली बाघ, मगरमच्छ और दलदली हिरन अभी भी पाए जाते हैं। सभी नदियों में मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं, खासतौर पर डेल्टा क्षेत्र में, जहां वे निवासियों के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती है। बंगाल क्षेत्र में आम मछलियों में फेदरबैक, बार्ब्स, वॉकिंग कैटफिश, गौरामिश, मिल्क फिश शामिल हैं। गंगा नदी डॉल्फिन या इसका जो है साइंटिफिक नाम जो है प्लेटानिस्टा गैंगेटिका, ये एक लगभग दृष्टिहीन सिटेशियन है जिसमें अत्यधिक विकसित सोनार क्षमताएं हैं। पूरे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसन में पाई जाती है, लेकिन मानव गतिविधि के अतिक्रमण के कारण इसे लुप्त प्राय माना जाता है। पक्षियों की भी कई किस्में पाई जाती है, जैसे मैना पक्षी, तोते, कौवे, चील, तीतर और मुर्गियां। सर्दियों में बत्तख और स्नेक उच्च हिमालय के पार दक्षिण की ओर पलायन करते हैं और बड़ी संख्या में पानी से ढके क्षेत्रों में बस जाते हैं। जातीय रूप से गंगा बेसिन के लोग मिश्रित मूल के हैं। बेसिन के पश्चिम और मध्य में वे मूल रूप से एक प्रारंभिक आबादी से निकले थे, संभवतः द्रविड़ या ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषाएं बोलते थे और बाद में इंडो आर्यन भाषाएं बोलने वाले लोग उनके साथ जुड़ गए। ऐतिहासिक समय में तुर्क, मंगोल, अफगान, फारसी और अरब जो है पश्चिम से आए और उनके साथ घुल मिल गए। पूर्व और दक्षिण में, विशेष रूप से बंगाल में, ऑस्ट्रो एशियाटिक, इंडो आर्यन और तिब्बती बर्मी भाषाएं बोलने वाले लोग सदियों से आबादी में शामिल हुए हैं। यूरोपीय लोग जो बाद में आए किसी भी बड़े पैमाने पर बसे या आपस में विवाह नहीं किया। ऐतिहासिक दृष्टि से गंगा का मैदान हिंदुस्तान और उसकी उत्तरवर्ती सभ्यताओं का हृदय स्थल है। अशोक के मौर्य साम्राज्य का केंद्र बिहार में गंगा तट पर पटना, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। महान मुगल साम्राज्य के केंद्र पश्चिमी गंगा बेसिन में दिल्ली और आगरा में थे। कानपुर के उत्तर में, मध्य उत्तर में गंगा तट पर कन्नौज हर्ष के सामंती साम्राज्य की राजधानी थी, जिसने 7वीं शताब्दी के मध्य में उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्से को कवर किया था। 12वीं शताब्दी में शुरू हुए मुस्लिम युग के दौरान मुस्लिम शासन न केवल मैदानी क्षेत्र में बल्कि पूरे बंगाल में भी फैल गया। डेल्टा क्षेत्र में ढाका और मुर्शिदाबाद मुस्लिम शक्ति के केंद्र थे। 17वीं शताब्दी के अंत में हुगली नदी के तट पर कलकत्ता की स्थापना करने के बाद अंग्रेजों ने धीरे धीरे गंगा की घाटी तक अपने प्रभुत्व का विस्तार किया। इस नदी पर बड़ी संख्या में शहर बसाए गए हैं। गंगा का मैदान सबसे उल्लेखनीय है सहारनपुर, मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, भागलपुर, राजशाही, मुर्शिदाबाद, कोलकाता, हावड़ा, ढाका और बारिशा।
डेल्टा में कोलकाता और इसके उपनगर हुगली के दोनों किनारों पर लगभग 50 मील तक फैले हुए हैं, जो भारत के जनसंख्या, वाणिज्य और उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। गंगा का धार्मिक महत्व दुनिया की किसी भी दूसरी नदी से कहीं ज़्यादा है। इसे प्राचीन काल से ही पूजनीय माना जाता रहा है और आज भी इसे हिंदू सबसे पवित्र मानते हैं। जबकि हिंदू तीर्थस्थल जिन्हें गंगा कहा जाता है पूरे उपमहाद्वीप में तीर्थस्थल स्थित हैं, लेकिन गंगा तट पर स्थित तीर्थस्थलों का विशेष महत्व है। इनमें प्रयागराज के पास गंगा और यमुना का संगम स्थल भी शामिल है, जहां स्नान उत्सव मनाया जाता है। जनवरी और फरवरी में मेला लगता है। इस समारोह के दौरान हजारों तीर्थयात्री नदी में डुबकी लगाते हैं और विसर्जन के लिए अन्य पवित्र स्थान वाराणसी और हरिद्वार में है। कोलकाता में हुगली नदी को भी पवित्र माना जाता है। गंगा नदी के किनारे स्थित अन्य तीर्थस्थलों में गंगोत्री और हिमालय में अलकनंदा और भागीरथी, ये जो है इसकी मुख्य धाराओं का संगम शामिल है। हिंदू अपनी अस्थियों को यहीं विसर्जित करते हैं। मृतकों को नदी में प्रवाहित करने की प्रथा है, क्योंकि ऐसा करने से माना जाता है कि मृतकों को स्वर्ग जाने का सीधा रास्ता मिल जाता है, तथा मृतकों को जलाने के लिए गंगा के तट पर कई स्थानों पर शमशान घाट के किनारे की सीढ़ियों के शिखर पर मंदिर बनाए गए हैं। बात रही सिंचाई की, तो सिंचाई के लिए गंगा के पानी का उपयोग चाहे नदी में बाढ़ आने पर हो या गुरुत्वाकर्षण नहरों के माध्यम से हो, प्राचीन काल से ही आम बात रही है। इस तरह की सिंचाई का वर्णन 2000 साल पहले भी लिखे गए शास्त्रों और पौराणिक पुस्तकों में मिलता है। भारत में आए यूनानी इतिहासकार और राजदूत मेगास्थनीज ने 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में सिंचाई के उपयोग को दर्ज किया और 12वीं शताब्दी के बाद से मुस्लिम शासन के दौरान सिंचाई का अत्यधिक विकास हुआ और बाद में मुगल राजाओं ने कई नहरें बनवाई। नहर प्रणाली को अंग्रेजों ने और आगे बढ़ाया। उत्तर प्रदेश और बिहार में गंगा घाटी के खेती वाले क्षेत्र को सिंचाई नहरों की प्रणाली से लाभ मिलता है, जिससे गन्ना, कपास और तिलहन जैसी नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा है। पुरानी नहरें मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार में है। गंगा यमुना जो है दोआब है। दोआब का अर्थ होता है कि दो नदियों के बीच की भूमि। ऊपरी गंगा नहर जो हरिद्वार से शुरू होती है और इसकी शाखाओं की जो है संयुक्त लंबाई वो लगभग 5,950 मील है। निचली गंगा नहर जो है वो अपनी शाखाओं सहित 5,120 मील तक फैली हुई है, जो नरौरा से शुरू होती है। और शारदा नहर उत्तर प्रदेश में अयोध्या के निकट भूमि की जो है वो सिंचाई करती है। मैदान के उत्तरी छोर पर स्थित ऊंची भूमि पर नहर से सिंचाई करना कठिन है और भूजल को सतह पर पंप करके लाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश और बिहार के बड़े क्षेत्रों में भी हाथ से खोदे गए कुओं से निकलने वाली नहरों से सिंचाई की जाती है। बांग्लादेश में गंगा जो है कवाडक योजना मुख्य रूप से एक सिंचाई योजना है, जो खुलना, जेसोर और कुश्तिया जिलों के कुछ हिस्सों को कवर करती है, जो डेल्टा के उस हिस्से में स्थित है जहां गाद और अतिवृष्टि धीमी गति से बहने वाली नदियों को रोकती है। सिंचाई की प्रणाली गुरुत्वाकर्षण नहरों और विद्युत चालित उठाने वाले उपकरणों दोनों पर आधारित है। प्राचीन काल में गंगा और उसकी कुछ सहायक नदियां विशेष रूप से पूर्व में महत्वपूर्ण परिवहन मार्ग थी। मेगास्थनीज के अनुसार गंगा और उसकी मुख्य सहायक नदियों पर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में नौवहन किया जा रहा था। 14वीं शताब्दी में गंगा बेसिन में अंतर्देशीय नदी नौवहन अभी भी फूल फल रहा था। 19वीं शताब्दी तक सिंचाई सह नौवहन नहरों ने जल परिवहन प्रणाली की मुख्य धमनियां बना ली थी। पैडल स्टीमर के आगमन ने अंतर्देशीय परिवहन में क्रांति ला दी, जिससे बिहार और बंगाल में नील उत्पादन में वृद्धि हुई। कोलकाता से गंगा के ऊपर प्रयागराज और उससे भी आगे तक, साथ ही यमुना पर आगरा और ब्रह्मपुत्र नदी तक नियमित स्टीमर सेवाएं चलती थी। 19वीं सदी के मध्य में रेलवे के निर्माण के साथ बड़े पैमाने पर जल परिवहन में गिरावट शुरू हुई। सिंचाई के लिए पानी की बढ़ती निकासी ने भी नौवहन को प्रभावित किया। प्रयागराज के आसपास मध्य गंगा बेसिन से आगे नदी यातायात अब नगण्य है, जिसमें मुख्य रूप से ग्रामीण नदी के जहाज शामिल हैं। ग्रामीण नदी के जहाज, मोटर बोट, सेल बोट और राफ्ट इत्यादि जो है इसमें शामिल होते हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश जूट, चाय, अनाज और अन्य कृषि उत्पादों और ग्रामीण उत्पादों के परिवहन के लिए जलमार्गों पर निर्भर है। बांग्लादेश में मुख्य नदी बंदरगाह जो है वो चलना, खुलना, बरिशाल, चांदपुर, नारायणगंज, उसके बाद गोलुंडो घाट, सिराजगंज, भैरव बाजार और इसी में एक फेचूगंज है। और भारत में कोलकाता, ग्वालपारा, धुबरी और डिब्रूगढ़ है।
बात रही 1947 में, जब ब्रिटिश भारत का पाकिस्तान और भारत में विभाजन हुआ, जिसमें पूर्वी बंगाल पूर्वी पाकिस्तान बन गया, जब तक कि 1971 में इसने बांग्लादेश के रूप में अपनी स्वतंत्रता की घोषणा नहीं कर दी। तो इसने दूरगामी परिवर्तन किए, जिससे चाय और जूट का बड़ा व्यापार लगभग बंद हो गया, जो पहले अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा असम से कोलकाता तक ले जाया जाता था। तो बांग्लादेश में अंतर्देशीय जल परिवहन की जिम्मेदारी जो है वो भारत में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्गों की एक व्यापक प्रणाली के लिए नीति तैयार करता है और उसका विकास और रखरखाव करता है। तो जबकि सार्वजनिक स्वामित्व वाली केंद्रीय जो है अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लिमिटेड जलमार्ग प्रणाली में माल परिवहन के लिए जिम्मेदार है और परिवहन जहाज़ों के साथ साथ कई बंदरगाहों पर जो है सुविधाओं का रखरखाव करता है। तो प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा बेसिन में लगभग जो है 1000 मील जलमार्ग जो है इस प्रणाली में शामिल है। तो पश्चिम बंगाल में भारतीय क्षेत्र के अंदर डेल्टा के शीर्ष पर फरक्का बैराज ने 1976 में गंगा के पानी को दक्षिण की ओर भारत में मोड़ना शुरू किया। भारत सरकार ने तर्क दिया कि पिछली शताब्दी में हाइड्रोलॉजिकल परिवर्तनों ने कोलकाता के बंदरगाह से जो है वो गंगा के पानी को मोड़ दिया और इसके परिणाम स्वरूप गाद जमा हो गई और खारे समुद्र पानी जो है वो प्रवेश हुआ। भारत ने समुद्री पानी को बहाकर और जलस्तर को बढ़ाकर कोलकाता की स्थिति को सुधारने के लिए बांध का निर्माण किया। बांग्लादेशी सरकार का कहना था कि फरक्का बैराज ने दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश को पानी के लिए आवश्यक स्रोत से वंचित कर दिया है। उतना ही नहीं, 1996 में दोनों देशों के बीच गंगा के पानी को बांटकर विवाद को सुलझाने के लिए एक समझौते पर जो है हस्ताक्षर भी किए। बात करें जल विद्युत ऊर्जा की, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों की पनबिजली क्षमता बहुत अधिक है। अनुमानतः 51,700 से 1,28,700 मेगावाट तक है, जिसमें से लगभग 2/5 हिस्सा जो है भारत में और बाकी नेपाल में है। उत्तर में उस क्षमता का कुछ दोहन किया गया है, जिसमें उत्तराखंड में गंगा की कुछ जो है मुख्य सहायक नदियों जैसे भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ, जो हिमाचल प्रदेश में ऊपरी यमुना नदी और उसकी सहायक नदियों पर, और नीचे की ओर चंबल नदी और रिहंद नदियों के साथ जो गंगा बेसिन में पनबिजली विकास शामिल है। नेपाल की पनबिजली उत्पादन क्षमता का केवल एक छोटा हिस्सा ही दोहन किया जा रहा है। जल विद्युत बांधों के पर्यावरणीय प्रभाव पर चिंता बढ़ गई है, जिसमें वन्य जीवों के लिए आवास विनाश, बांधों और जलाशयों के रास्तों में रहने वाले लोगों का जबरन स्थानांतरण, कृषि भूमि का नुकसान और पूर्ण हो चुके बांधों के पास रहने वाले निवासियों के लिए पानी की आपूर्ति में व्यवधान आदि जो है शामिल है। इसी में कुछ लोगों ने उत्पादित बिजली की मात्रा में कटौती, बांधों और उनके जलाशयों को कम दखल देने वाले बनाने के लिए उन्हें फिर से डिजाइन करने और यहाँ तक कि कुछ क्षेत्रों में भविष्य में बांध निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है। हालांकि ज़्यादा चिंता की बात यह है कि नदी के पानी की गुणवत्ता में गिरावट आई है। गंगा बेसिन पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। उतना ही नहीं, जिसके परिणाम स्वरूप नदी का पानी जो है वो अपने अधिकांश भाग में अत्यधिक प्रदूषित है और कई शहर और कस्बे जो है इस नदी और इसकी मुख्य सहायक नदियों में अनुपचारित सीवेज डालते हैं और दर्जनों विनिर्माण सुविधाएं औद्योगिक अपशिष्ट का योगदान देते हैं। उच्च प्रदूषण में भी ये जो है अपना योगदान देते हैं। बात रही प्रदूषण के मुख्य कारणों में कृषि अपशिष्ट अंतिम सरकार की चिंताओं से आंशिक रूप से चले या बिना कोई भी हो, जले या बिना जले समूह के अवशेष और जानवरों के सब शामिल है। गंगा में रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया के साथ साथ क्रोमियम, कैडमियम और आर्सेनिक जैसे जहरीले पदार्थ भी पाए गए हैं। नदी को साफ करने के लिए समन्वित प्रयास जो 1986 में प्रधानमंत्री जो थे हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा गंगा एक्शन प्लान एजेंसी की स्थापना के साथ शुरू हुई थी। हालांकि एजेंसी ने जो है प्रदूषण के स्तर को कम करने के उद्देश्य से कई परियोजनाएं शुरू की और उन्हें पूरा किया, लेकिन इसके प्रयासों को आमतौर पर अपर्याप्त और विफल माना गया। फिर से 2009 में एक नया सरकारी संगठन जो कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण था, इसको जीएपी के उत्तराधिकार के रूप में शुरू किया गया। और उतना ही नहीं, अस्तित्व के शुरुआती वर्षों में निष्क्रियता के लिए आलोचना का जो है इसको सामना भी करना पड़ा।